Hi everyone, welcome back to the channel Rasayan. So in this video we are going to discuss about the 1H NMR spectrum of acetone. तो देखिए इससे पहले हमने 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे जो सिंपल टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा है, जैसे कि हमने सील्डिंग एंड डीसील्डिंग के बारे में पढ़ा है, हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा है, कपलिंग कांस्टेंट और जो सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होती है वो सारी चीजें अभी तक हमने जस्ट पढ़ी हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो अभी तक जितना भी हमने स्टडी किया है उसका सबका इम्प्लीमेंट करेंगे और उन सब एस्पेक्ट्स का इम्प्लीमेंट करके हम क्या करेंगे, जो स्पेक्ट्रम होते हैं उन्हें ड्रॉ करना सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड होता है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि हम सिंपली क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन या फिर हम क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर इलुसिडेशन होता है। हमें क्या करना होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर का हम पता लगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम। और एनएमआर स्पेक्ट्रम में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंपाउंड हमने लिया था या फिर हमने जो सैंपल लिया था वो कंपाउंड है वो कौन सा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, जो सिग्नल्स की पोजीशन होती है उनसे हम पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए ही सिग्नल ऑब्टेन होता है। और इसी तरह से हमें पता चलता है कि कैसे कि जो भी हमें गिवन सैंपल था उसकी स्ट्रक्चर है या फिर वो सैंपल क्या था। तो इस वाले वीडियो में हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपना होता है एसीटोन। हमें क्या करना है, एसीटोन का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है वो ड्रॉ करना है। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग था मेरे लिए, ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट वाइज बताऊंगी मैं आपको कि कैसे आपको स्पेक्ट्रम है वो ड्रॉ करना होता है। स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कई बार तो आपको क्या होता है कि कोई भी आपका जो कंपाउंड नेम गिवन होता है और आपसे उसका स्पेक्ट्रम है वो पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर गिवन होती है और देन आपसे उसका स्पेक्ट्रम पूछा जाता है। तो देखिए एट द लेवल ऑफ B.Sc तो आपको स्ट्रक्चर से वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नहीं पता होता, बट एसीटोन इज जस्ट वेरी सिंपल कंपाउंड, सो एसीटोन का स्ट्रक्चर भी आपको पता होता है। तो इसका चाहे आपको स्ट्रक्चर दे या फिर चाहे नाम दे, दोनों ही केस में आपको एनएमआर स्पेक्ट्रम है ड्रॉ करना बहुत ही इजी होता है एंड सबसे इजीएस्ट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले वाला यही चूज किया है सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पे देखिए एक एक जो हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं सारे के सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है वो फाइंड आउट करना होता है कि हमारा जो गिवन स्ट्रक्चर है या फिर हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसमें टाइप ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के प्रोटॉन्स हैं। कौन कौन से, एक तो मिथाइल प्रोटॉन्स ये वाले हो गए, ठीक है, एक ये वाले मिथाइल प्रोटॉन्स हो गए। तो इस वाले मिथाइल प्रोटॉन को हम मार्क क्या करेंगे, ए टाइप के प्रोटॉन है वो हम इसे मार्क कर देंगे। अब देखिए दूसरा टाइप है, ये भी तो मिथाइल है, ये CH3 है, ये CH3 है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन या फिर डायस्टेरियोटॉपिक और इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन। तो यहां से आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि प्रोटॉन का टाइप कौन सा है। तो यदि आप इन प्रोटॉन्स को देखोगे तो ये जो CH3 प्रोटॉन्स हैं, दोनों ही CH3 प्रोटॉन्स हैं वो कौन से होते हैं, आपके केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, यानी कि इनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो एक जैसा है। क्यों है एक जैसा, ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसी के साथ में दोनों टाइप के दोनों जो CH3 ग्रुप्स हैं वो अटैच्ड हैं और दोनों एक ही कार्बोनिल से अटैच्ड हैं और बीच में कोई तीसरे टाइप का प्रोटॉन भी नहीं है। तो दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, एक जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको अभी भी नहीं क्लियर होता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको चेकआउट करना है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं केमिकली इक्विवेलेंट है या फिर कौन से टाइप के प्रोटॉन्स है। तो आपको क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना होता है। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ से CH3 C+O CH3 इसे हम रख देते हैं CH2, इसे भी हम रख देते हैं CH2 और एक एक जो हाइड्रोजन है वो हमने ले लिए इस टाइप से। इसे हमने हाइड्रोजन A मार्क किया, इसे हमने हाइड्रोजन B मार्क किया। एक बार हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन A का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक बार हम हाइड्रोजन B का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो दिस साइड आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन A। हम क्या करेंगे, इस साइड पे हाइड्रोजन A को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस वाले को तो मैं ऐसे कैसे रख दूं, CH2H C+O और ये CH2 और मैंने इधर पे क्या लगा दिया, X लगा दिया, ठीक है। इस साइड पे मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया और इधर मैं क्या करने वाली हूँ, B का सब्स्टिट्यूशन करने वाली हूँ। तो B का सब्स्टिट्यूशन यदि हम करेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया, C+O CH3। अब यदि हम इन दोनों कंपाउंड्स को देखें
इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो चलिए नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे एक्स ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे है, जहां पे भी आपका जो डिफरेंट ग्रुप है उसी से हम नंबरिंग करते हैं। तो एक्स कौन से कार्बन पे है, कार्बन नंबर 1 पे। देन 2 पे कौन सा है आपका कार्बोनिल और 3 पे कौन सा है, मिथाइल है। सेम वे में यदि हम इधर चलते हैं तो 1 पे आपका कौन सा है, एक्स है, 2 पे कौन सा है, कार्बोनिल है, और 3 पे कौन सा आपका मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो यहां से आपका क्लियर कट हो जाता है दैट बोथ ऑफ दीज मिथाइल ग्रुप्स आर केमिकली इक्विवेलेंट। दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट है वो एक जैसा होता है। एक चीज हमने यहाँ से एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया कि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट है वो एक जैसा है, तो यहाँ से केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। एक चीज पता चली कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, तो हमें दूसरी चीज ये भी पता चल जाती है कि सिग्नल कितने ऑब्टेन होंगे, एक ही सिग्नल ऑब्टेन होगा फॉर ऑल 6 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स है वो कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स है वो कितना होगा, एक होगा, क्योंकि एक ही टाइप के प्रोटॉन्स है, तो एक ही टाइप के प्रोटॉन्स है, तो इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स है वो कितना होगा, एक होगा फॉर ऑल 6 प्रोटॉन्स। 6 प्रोटॉन्स के लिए एक ही सिग्नल होगा। अब यहाँ पे हमें जो थर्ड पॉइंट है वो देखना होता है अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल पे यदि हम मूव करें तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल में देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग कब होती है, जब एडसेंट प्रोटॉन्स होते हैं, जो पड़ोसी प्रोटॉन्स होते हैं, नेबरिंग जो प्रोटॉन्स होते हैं, उनके इंपैक्ट की वजह से क्या होती है आपकी जो NMR सिग्नल होता है उसकी स्प्लिटिंग होती है। अब चलिए चलते हैं, यहां से देखिए ये वाले CH3 प्रोटॉन्स, क्या यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कोई एडसेंट कोई नेबरिंग प्रोटॉन है, नहीं है। यहां से चलते हैं, क्या यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, नहीं है। यहाँ पे जाके नहीं होने वाली है स्प्लिटिंग का इंपैक्ट है वो कहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट कार्बन पे ही रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन पे कोई प्रोटॉन ना होने की वजह से नो स्प्लिटिंग, यहाँ पे स्प्लिटिंग है वो नहीं होने वाली है, नो स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब फोर्थ पॉइंट है वो हम किस पे चलते हैं, यहाँ से सील्डिंग एंड डीसील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोनिल है वो कौन सा ग्रुप है, यहाँ से कार्बोनिल है वो कौन सा ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला ग्रुप है तो इसका इंपैक्ट कौन सा होगा, डीसील्डिंग इफेक्ट होगा, और डीसील्डिंग इफेक्ट यदि होता है तो सिग्नल अपनी रियल पोजीशन से थोड़ा सा अपर डेल वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, डीसिल्टिंग जब भी होता है तो सिग्नल है वो क्या करेगा, हायर डेल वैल्यू पे ऑब्टेन होगा, हायर डेल वैल्यू। ये चीज समझ आती है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया जाता है, इसके लिए आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख के आनी पड़ेगी सारे, जब आप सारे के सारे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तभी आप ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हायर डेल वैल्यू पे सिग्नल है वो आपका ऑब्टेन होने वाला है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बढ़ जाता है, देखिए यहाँ से केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो गए, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना हो गया, 1 हो गया, और टाइप ऑफ प्रोटॉन्स अब उसका हमें पता चल गया है। स्प्लिटिंग कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके लिए इसका जो सिग्नल है वो कहाँ पे आएगा, हायर डेल वैल्यू पे आएगा। अब हम चलते हैं, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको ये जो इस टाइप का NMR स्पेक्ट्रम है वो ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि आपका B.Sc लेवल पे क्या होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो आपको पेपर में ड्रॉ ही करना होता है, तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है। डेल वैल्यू अगेन आपको क्लियर कर देती हूँ, डेल वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 to 9 मेंशन किया है, लेकिन डेल वैल्यू कितना होता है फॉर 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, 0 to 14 होता है, ठीक है, 0 से 14 तक होता है, 14 ppm तक होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ से TMS के लिए 0 होता है, ठीक है, टेट्रा मिथाइल सिलेन के लिए जो NMR सिग्नल है वो कहाँ पे आता है, 0 पे आता है। आप चाहे कोई भी 1H NMR स्पेक्ट्रम ले लेना, कोई भी C13 NMR स्पेक्ट्रम ले लेना, आपको ऑलवेज TMS का सिग्नल है वो कहाँ पे मिलेगा, 0 पे ही मिलेगा। इसीलिए इसको एज स्टैंडर्ड कंपाउंड यूज किया जाता है इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेदर इट्स 1H और C13, चाहे कोई से भी टाइप के NMR हो, हम दोनों में ही TMS को एज ए स्टैंडर्ड कंपाउंड यूज करते हैं। अब हम चलते हैं कि हमें बनाना है सिग्नल, तो सिग्नल की जो डेल वैल्यू होगी, जो हमारा आएगा सिग्नल की डेल वैल्यू वो कितनी आने वाली है, तो सिग्नल है वो आपका ऑब्टेन होता है 2.16 ppm पे, 2.16 डेल ppm पे ऑब्टेन होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने गूगल सर्च किया, मैंने कई बुक्स देखी हैं, तो सभी में ना जो वैल्यू है वो डिफरेंट है।
तो यदि आपकी बुक में वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी कर रही है, लाइक किसी बुक में ये दिया हुआ है 1.99 दिया हुआ है, किसी बुक में ये 2.50 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ यही करो, लेकिन आप ये भी करोगे तो वो सही है, ठीक है। इस चीज पे कमेंट सेक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए कि मैम आपने गलत पढ़ाया है। मैंने बहुत जगह से सर्च करके और देन यहाँ पे बता रही हूँ ये 2.16 ppm होता है वैल्यू, ओके। तो यहाँ से जो डेल वैल्यू है वो कितनी होगी, 2.16 ppm होती है। अब यदि हम बात करें कि जो आपका CH3 इंडिविजुअल CH3 ग्रुप होता है उसके लिए जो डेल वैल्यू है वो कितनी होती है, अराउंड 1 ppm होती है, 1 ppm की समथिंग होती है। लेकिन ये जो थोड़ा सा 2.16 की तरफ शिफ्ट हुई है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपका ये कार्बोनिल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, और इसी की वजह से जो आपका सिग्नल है ये शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स हायर डेल वैल्यू जो कि आपका 2.16 पे ऑब्टेन हो रहा है। और 6 प्रोटॉन्स के लिए सिर्फ एक ही सिग्नल ऑब्टेन होता है जो कि सिंगलेट की फॉर्म में होता है। इसे आप मेंशन कर सकते हैं सिंगलेट, ठीक है, सिंगलेट की फॉर्म में होता है। अब देखिए यहां से केमिकल शिफ्ट की बारी आती है। एक यहां से टर्म और बच गया आपका केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो यहां से टीएमएस से और ये जो सिग्नल ऑब्टेन हो रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल देते हैं। दैट्स इजी, ठीक है। यहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये था ऑल अबाउट द एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन। एसीटोन के एनएमआर स्पेक्ट्रम को आपको इस टाइप से ड्रॉ करना होता है। इन द सिमिलर वे आगे मैं एल्डिहाइड का बताने वाली हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और कुछ जो आपके सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं उनके, जो कि आपके सिलेबस में बीएससी थर्ड ईयर के कुछ आई थिंक 7 या 8 कंपाउंड्स हैं, तो वो सारे वीडियोस हम आपको एक सीरीज में मिल जाएंगे। लेकिन ये पहला कंपाउंड था। इसी वे में हमें सारे के सारे स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करने होते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इफ पॉसिबल, ठीक है। और बस हाँ इतना ही होता है। और आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना होता है स्पेक्ट्रम, और ये सारे नाम वगैरह लिख के थ्योरी में भी आपको मेंशन करना होता है। प्लस यदि आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम को तो ये थोड़ा इम्पैक्टफुल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि आपका मार्क्स को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, और तो डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ एग्जामिनर होता है। बट ये एक गुड रिप्रेजेंटेशन वे है, सो यू कैन फॉलो इट, ओके। सो हाँ इस वाले स्पेक्ट्रम में इतना ही था। बाकी मुझे कुछ यदि छूट गया होगा, ध्यान आएगा तो मैं नेक्स्ट जो कंपाउंड का स्पेक्ट्रम होगा उसमें बता दूंगी। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।